So hello students, this is your mentor Bharat Sahu welcomes you in this new informative video. This video is regarding part A, that is employability skill, and from part A in our CBSE board exam only 10 marks will be assessed. Unit number 1, that is communication skill, unit 2 self management skill, unit 3 ICT skill, unit 4 entrepreneurial skill and unit 5 that is green skill. तो ये पांचों यूनिट में से हमारे बोर्ड एग्जाम में हर यूनिट में से फ्रॉम ईच यूनिट ओनली 2 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अपना प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हर यूनिट में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हम लोग ओवरव्यू टाइप का देखेंगे, उसको एकदम डिटेल में जाके नहीं देखेंगे, क्योंकि पार्ट बी जो है वो हमारा 40 मार्क्स के लिए एग्जिस्ट करता है बोर्ड एग्जाम में। पार्ट बी हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक यूनिट को एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग क्लियर करते चलेंगे। पार्ट ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर यूनिट में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर अलॉट हुए हैं सीबीएसई एग्जाम में, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। एंड इन दिस यूनिट टोटल 7 सेशंस आर देयर। 7 सेशन है यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर 1 में, दैट इज सेशन नंबर 1 मेथड्स एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सेशन 2 feedback in communication, session 3 effective communication, session 4 basic writing skill that is part of speech, and session 5 basic writing skill, session 6 active and passive voice, and session 7 will be construction of paragraph। तो यहाँ पर हमारे पास सेशंस ज़्यादा हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। अगर हम लोग कोई भी बुक को रिफर करते हैं तो भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पिछले 2 साल में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं एआई सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम्स में, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को इस पूरे वीडियो से आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप लोग अचीव कर सके। हमारा जो मेन मोटो है, जो हमारा मकसद है, वो यही है कि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस पूरे वीडियो को अगर वो देखते हैं तो 40+ मार्क्स उनको अचीव हो जाए। हमारा मेन मोटो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन नंबर 1 से। व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप लोग सब जानते ही हैं, आप लोगों ने इंग्लिश के क्लासेस में पढ़ा ही है ये सब टॉपिक्स को, लेकिन फिर भी हमारे यूनिट में यहाँ पर हैं ये टॉपिक्स, इस कारण हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है या ऐसा कोई भी आइडिया है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ किसी दूसरे पर्सन के साथ में या n नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ में, तो दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशंस के? व्हाट आर द एलिमेंट्स? सेंडर होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेंडर होता है। सेंडर जो है वो अपने मैसेज को डिलीवर करना चाहता है रिसीवर को, तो सेंडर ये अपने जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी आइडियाज़ हैं या इंफॉर्मेशन है उसको वो शेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ चैनल। तो यहाँ पर ये एनकोड भी हो रहा है। एनकोड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सेंडर फीलिंग इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी कम्युनिकेटेड। मीन्स एनकोडिंग का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरे आइडियाज हैं जिसको मेरे को शेयर करना है, सेंडर के साथ में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसको मैं किस फॉर्मेट में शेयर करूं वो कहलाता है यहाँ पर एनकोडिंग। ठीक है, और चैनल क्या होता है? यहाँ पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल इन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। अब चैनल, कौन से चैनल का हेल्प ले रहे हैं, कौन से मोड का हेल्प ले रहे हैं आप, ताकि आप अपनी आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके किसके साथ? रिसीवर के साथ। दैट इज नोन एज चैनल। मीन्स अगर मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ तो मैं एक चैनल का यूज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज टेलीफोनिक चैनल। ठीक है, अगर मैं मेल कर रहा हूँ, कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल मेल कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर एक चैनल का यूज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज जीमेल और याहू। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा चैनल। डिकोडिंग मीन्स सेंडर के पास पहुंचने से पहले ये डिकोड होता है। डिकोड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटिंग द मैसेज। मीन्स ऐसा मैसेज जो रिसीवर को सुनना है, और ऐसा मैसेज विदाउट ऑल्टरिंग द मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर के पास में मैसेज, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर डिकोडिंग कहलाता है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है, एक एनकोडिंग और एक डिकोडिंग।
एनकोडिंग का मतलब है यहाँ पर अपनी आइडियाज को शेयर करना। जो सेंडर है वो अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चैनल। उसके बाद चैनल के थ्रू ये क्या होता है, डिकोड होता है वापस से। मीन्स रिसीवर एंड पहुंचने से पहले ये क्या होता है, डिकोड होता है। मीन्स जो सेंडर ने सेंड किया है मैसेज को, उसको क्या करता है, वापस ये डिकोड करता है। मीन्स वापस से उसी फॉर्मेट में लेके आता है जिस फॉर्मेट में सेंडर ने सेंड किया है, और यहाँ पर रिसीवर को रिसीव हो जाता है, ताकि रिसीवर उसको इंटरप्रेट कर सके, उसको समझ सके कि सेंडर ने क्या भेजा है। और रिसीवर वापस से क्या करता है, रिसीवर वापस से सेंडर बन जाता है। सेंडर क्या करता है, वापस से एनकोड करता है विद द हेल्प ऑफ चैनल। चैनल के थ्रू वो क्या करता है, अपने कम्युनिकेशन को वापस से फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसको, रिसीवर को। ये डिकोड होता है और रिसीवर को वापस से उसको वो फीडबैक जो है वापस से उसको मिल जाता है। अब इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉइस। नॉइस का मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे, दैट इज नोन एज नॉइस। मीन जैसे अगर यहाँ पर हमारे स्कूल में अगर हम लोग का पूरा ऐसे नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं, और ग्राउंड में क्या हो रहा है, एनुअल डे का तैयारी चल रहा है, तो किसी का भी मन नहीं लगता यहाँ पर। सेम वो क्या है, हमारा नाउ, वो क्या है, हमारा नॉइस है। वो मीन्स जो हमको डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, गाना चल रहा है ग्राउंड में, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा सेंडर और रिसीवर के साथ में। तो यहाँ पर जो नॉइस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एकदम क्रूशल रोल प्ले करता है यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस में। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। मीन्स जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, दोस्त एक साथ बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेटर्स, मेमोज, ईमेल, इसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। पोस्टर्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। इन्फोग्राफिक्स मीन जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। चार्ट्स रहते हैं यहाँ पर, डिफरेंट चार्ट्स। मीटिंग एंड सेमिनार्स जो है वो क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। प्रिंट, एनालॉग, डिजिटल मीडिया, ये सब क्या है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारे आते हैं ये सब। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन, नॉन वर्बल एंड विजुअल। एक एक करके देखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। ओरल का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मींस हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ माउथ हम लोगों ने बोल दिया, जो भी हम लोग को कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना था वो हम लोगों ने स्टेब्लिश कर दिया विद द रिसीवर। मीन्स एन नंबर ऑफ रिसीवर हो चाहे सिंगल पर्सन हो, यहाँ पर हम लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन में स्टेब्लिश किया। जैसे हम लोग कुछ भी बात बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को, तो वो क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये टाइम टेकिंग नहीं है। मींस इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है आपको, इंस्टेंट आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटर्न यहाँ पर हम लोग के पास में एक एविडेंस होता है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया। जैसे हमारा ईमेल, ये क्या है, हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, ईमेल हो गए, ये सब क्या है, हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन है ये। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने जेस्चर पॉस्चर का यूज कर रहे हैं। मीन्स मैंने हाँ के लिए ऐसा अपने हेड को मूव किया, नो के लिए हम लोगों ने ऐसा मूव किया, तो ये क्या है, हमारा एक जेस्चर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स हम लोगों ने आंख दिखा दिया ऐसे करके, तो ये क्या है, कोई सामने वाला जो पर्सन रहेगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो सेंडर है या मैसेज कम्युनिकेटर है वो गुस्से में आ गया है। तो दिस इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, इसमें क्या आ जाएगा, विजुअल में हमारे पोस्टर्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, चार्ट्स हो गए, प्रिंट मीडिया हो गए, डिजिटल मीडिया हो गए, ये सब क्या आ जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। ये ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको हम लोग देख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विजन, दैट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये होता क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आना। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ये, कंप्लीटनेस, मीन्स जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंडर के साथ में वो कंप्लीट हो, मीन्स वो आधा अधूरा ना हो। ठीक है, सेकंड इज क्लियरनेस। क्लियरनेस मीन्स हम लोग कोई भी एम्बिग्यूटी ना रखें, वहां पर कंफ्यूजन ना रखें। जो भी मैसेज हम लोग जो भी डिलीवर करना चाहते हैं हम लोग रिसीवर के साथ,
वहां पर कोई भी एम्बिग्विटी ना रखे, मीन्स कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्लियर मैसेज हो वहां। कर्टसी, कर्टसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस यहाँ पर हमारा झलकना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ भी, चाहे वो हमारे एल्डर्स हों, चाहे सीनियर्स हों, चाहे यंगर हों, तो उनके साथ में हमारा कर्टसी होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई किसी भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं हम लोग विदाउट एनी कर्टसी, कि ये तो छोटा है, ठीक है। वहां पर पोलाइटनेस होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म वहां पर हमारा झलकना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं अगर, तो वहां पर प्रोफेशनलिज्म प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर करेक्टनेस होना चाहिए, हमारा एक्यूरेसी होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्टनेस होना चाहिए, मीन्स ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पंचुएशन होना चाहिए, कहाँ पर हमको स्टॉप होना है, कहाँ पर हमको पॉज लेना है, ये सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मीन्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस हम लोग क्या करें, कम्युनिकेट करें। मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम लोग क्या करें, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें, दैट इज नोन एज कॉन्क्रीटनेस। कंसाइजनेस मीन्स अगर कोई भी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं रिसीवर के साथ में, तो वहां पर कंसाइज मैनर में होना चाहिए, मीन्स शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा बात को हम लोगों ने लंबा चौड़ा फैला के बता दिया, सामने वाला रिसीवर जो है उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कंसाइजनेस होगा वो, मीन्स शॉर्ट एंड सिंपल, दैट इज नोन एज कंसाइजनेस। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑडियंस हम लोग को कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना पड़ता है। मीन्स अगर ऑडियंस सुनना चाहती है तो वहां पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उनको कंसिडर करते हुए हम लोग कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ देम इज नॉट कम्स अंडर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या क्या आता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, कंप्लीटनेस, क्लियरनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस एंड कंसिडरेशन। इसके बाद आता है हमारा फीडबैक। मीन्स अगर हम लोगों ने प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के हेल्प से सेंडर ने रिसीवर के पास में कोई भी मैसेज को डिलीवर करवा दिया, रिसीवर ने उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझा, वापस से अब जो रिसीवर रहेगा वो क्या करेगा, अपना फीडबैक रिस्पॉन्स देगा, अपना फीडबैक देगा, किसको किसको, सेंडर को। दैट इज नोन एज फीडबैक। अब ये फीडबैक में आता क्या है, आइडियाज आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं, ओपिनियन आते हैं, आपके सर्वेज आ जाएंगे, कमेंट आ जाएंगे, आपके रेटिंग आ जाएंगे, रिजल्ट, एडवाइस, ये सारे क्या है, फीडबैक है। फीडबैक कौन देता है, रिसीवर देता है, किसको, सेंडर को। एज सुन एज द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, इंटरप्रेट द मैसेज, उसको समझता है मैसेज को, उसके बाद वो क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसको, सेंडर को। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पर क्लैरिटी होना चाहिए। हम लोगों ने अभी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में भी देखा, क्लैरिटी मीन्स यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट ना हो, इस टाइप का हम लोग का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अटेंशन होना चाहिए, मीन्स अगर हम लोग ऑडियंस के साथ में बात कर रहे हैं या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं सिंगल पर्सन के साथ में या n नंबर ऑफ पर्सन के साथ में, तो प्रॉपर हमारा अटेंशन वहां पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल कुछ रहे हैं, हमारे फेस में एक्सप्रेशन कुछ और दिख रहा है, हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक बार बस वहां पर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया, उसके बाद में हम लोगों ने वहां पर स्टॉप कर दिया। मीन्स कंसिस्टेंसी मतलब वहां पर लगातार कम्युनिकेशन होना चाहिए। मीन्स अगर एक टीचर जो है वो क्लासरूम में टीच कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कोई भी स्टडी मटेरियल को, तो वहां पर कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, वहां पर स्टूडेंट का फीडबैक लेना चाहिए, ताकि ये समझ में आए टीचर को कि वहां पर स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो डिलीवर करना चाहता है एक टीचर या एक प्रोफेसर, वो वहां पर बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन इज एडुकेसी। एडुकेसी का मतलब यहाँ पर होता है कि वहां पर प्रॉपर एक रिसीवर को टाइम दे ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि हम ही लोग बोले जा रहे हैं। एक सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के ये में एक सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के चक्कर में रिसीवर को वहां पर टाइम ही नहीं दे पा रहा है, ना उसे वो
रिसीवर को टाइम नहीं दे पा रहा ताकि वो समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके मैसेज को और वो रिस्पॉन्स कर सके, दैट इज नोन एज एडिक्वेसी। टाइमलीनेस का मतलब हो रहा है यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर को, वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं कि वो एकदम आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, बहुत पुराना इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर हम लोग को ये बताया जाता था देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, लेकिन ये क्या हो गया, अब आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, प्लूटो जो है वो हमारे प्लैनेट्स में नहीं आता अब। तो यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम में ओनली 8 प्लैनेट्स आर देयर, दैट इज टाइमलीनेस इंफॉर्मेशन, कि कोई भी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो हमारा अप टू डेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फीडबैक, फीडबैक जो सेंडर है उसने कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर चैनल, रिसीवर ने इंटरप्रेट किया मैसेज को, उसने समझा। रिसीवर को एम्पल टाइम देना चाहिए हमको, ताकि वो प्रॉपर उसको समझ सके और फीडबैक जनरेट करके हमको वापस से सेंडर को प्रोवाइड कर सके, ताकि सेंडर को ये समझ में आए कि जो इन्फॉर्मेशन या जो कम्युनिकेशन वो करना चाहता था वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो पूरे कम्युनिकेशन में जो है वो फीडबैक एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पर। सेवेंथ वन इज इकोनॉमी, मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन हम लोग यहाँ पर मोड को सिलेक्ट करें, ऐसे कम्युनिकेशन मोड को सिलेक्ट करें जो इकोनॉमिकली हमारे लिए चीपर हो। मीन्स अगर हमको कहीं भी फॉरेन कंट्री में बात करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के डेट में कोई भी जूम मीटिंग हम लोगों ने ये कर लिया, मीटिंग कर लिया, या हम लोगों ने एक गूगल मीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के हिस्से हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन को करते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा जो मनी फैक्टर है और टाइम फैक्टर है दोनों यहाँ पर हमारा वेस्ट ना हो। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो क्या क्या है हमारा, क्लैरिटी, अटेंशन, कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी, टाइमलीनेस, फीडबैक एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। जो नॉइस हम लोगों ने बात किया था अभी पहले कम्युनिकेशन पूरे प्रोसेस में, वहां पर क्या हो रहा था, वो नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर की तरह वहां पर यूज में हो रहा था। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स लैंग्वेज का बैरियर। मीन्स अगर जो रिसीवर है उसको हिंदी नहीं आता और मैं हिंदी में ही कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज लिंग्विस्टिक बैरियर। मीन्स मैंने अपना कम्युनिकेशन वहां तक के पहुंचा दिया, लेकिन रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, नहीं वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज लिंग्विस्टिक बैरियर। नॉर्मली कोई भी एक पर्सन जो है फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसके लिए लिंग्विस्टिक बैरियर होना एक कॉमन सा बात हो जाता है वो। सेकेंड वन इज फिजिकल बैरियर और एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर और फिजिकल बैरियर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर दो पर्सन यहाँ पर बात कर रहे हैं और पीछे से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक में नॉर्मली होता क्या है, सब कोई अपना हॉर्न ब्लो करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर होगा, ये कम्युनिकेशन प्रॉपर स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा दो लोगों के बीच में। दो लोगों के बीच में क्या नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक एनवायरमेंट का बैरियर आ रहा है, दो लोग बहुत दूर में खड़े हो गए हैं और चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। मीन्स मान के चलिए अगर 500 मीटर में भी अगर दो लोग खड़े हो गए वहां चिल्ला चिल्ला के बात करें, तो वहां पर एक कॉमन सा प्रोस्पेक्टिव है कि जो रिसीवर रहेगा वो कुछ बातों को वहां पर नेग्लेक्ट कर देगा, वो हो सकता है उसको सुनाई ना दे, दैट इज नोन एज फिजिकल बैरियर। ठीक है, थर्ड वन इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक पर्सन हिंदू है एक तमिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग कल्चर से यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। तो अगर हिंदू जो पर्सन है वो तमिल पर्सन के साथ में अगर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहता है तो वहाँ पर एक कल्चरल बैरियर आ जाएगा। मीन्स हो सकता है यहाँ पर हिंदू के एक वर्ड जो है वो वही सेम वर्ड तमिल में कुछ अलग मीनिंग को एग्जिस्ट करता हो, तो दिस इज नोन एज कल्चरल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब क्या होता है, अगर दो अलग अलग मानसिकता के लोग, मीन्स अलग अलग माइंड वाले लोग यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंडर जो बोलना चाहता है रिसीवर उसको नेगेटिव वे में ले रहा है या उसको वो समझना ही नहीं चाहता, रिसीवर जो है वो आपस से फीडबैक दे रहा है इन अ वेरी बैड मैनर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल बैरियर हो जाएगा। मीन्स दो लोगों के बीच में अगर किसी भी टाइप का यहाँ पर मन मुटाव है या किसी भी टाइप का यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल बैरियर हो जाएंगे वो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मीन्स
ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जो टॉप में बैठे रहते हैं वो अपने बॉटम वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बॉटम वाला उनके बॉटम को इंस्ट्रक्शन देता है। मीन्स एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। टॉप में कौन रहता है, सीईओ रहते हैं, उनके नीचे कौन रहता है, मैनेजर रहते हैं, मैनेजर के नीचे कौन रहता है, एचआर रहते हैं, एचआर के नीचे में कौन रहता है, एम्प्लॉयज रहते हैं। तो मान के चलिए अगर सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उसने अगर कोई मैसेज ट्रांसफर किया किन के लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं बोल सकता, नहीं एम्प्लॉय डायरेक्टली जाके सीईओ को कंप्लेन कर सकता है या कोई लेटर फाइल कर सकता है, ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स टॉप टू बॉटम हम लोग एक चैनल को प्रॉपर वहां पर यूज करते हैं, जहां पर सीईओ मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है, मैनेजर जो है वो एचआर को इंस्ट्रक्शन देता है, एचआर जो है वो एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देता है। सेम बॉटम टू अब जब कम्युनिकेशन करना रहता है, एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन करना रहता है सीईओ से, तो सेम वैसे ही वो एम्प्लॉय जो है वो एचआर को कम्युनिकेट करेगा, एचआर किसको कम्युनिकेट करेगा, मैनेजर को, मैनेजर करेगा किसको, सीईओ को। मीन्स इस टाइप का यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पर एग्जिस्ट होते हैं, कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग ओवरकम करें बैरियर्स को, यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग फॉर लैंग्वेज यूज्ड फॉर रिसीवर और ऑडियंस। मीन्स यहाँ पर पहले ये सोच ले हम लोग कि किस लैंग्वेज का यूज करना है हमको कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए। मीन्स हिंदी का करना है, इंग्लिश का करना है, तमिल का करना है, गुजराती का करना है, किस लैंग्वेज का यूज करना है हम लोग को, ताकि एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके ऑडियंस के साथ में या रिसीवर्स के साथ में। एंश्योर द एनवायरमेंट कैनॉट अफेक्ट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के पहले हम लोग ये इंश्योर कर लें कि हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का नॉइस वहां पर ना हो, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टेब्लिश हो सके, प्रॉपरली स्टेब्लिश हो सके। एंश्योर ऑडियंस शुड नॉट ऑफेंस्ड बिकॉज ऑफ कल्चरल बिलीफ। अलग अलग कल्चर में अलग अलग बिलीव्स रहते हैं, तो ऑडियंस ऐसा ना हो कि हम लोगों ने कुछ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया, कुछ हम लोगों ने सेंटेंस को डिलीवर कर दिया रिसीवर्स तक के या ऑडियंस तक के, और ऑडियंस जो है वो उसको अनदर वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग इंश्योर हो जाए कि किसी भी टाइप का ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज ना करें, ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स हम लोग डिलीवर ना करें। यूज सिंपल वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज। मीन सिंपल वर्ड्स, जैसे हम लोग हाई फाई वर्ड्स का यूज ना करें, डिक्शनरी वर्ड्स का यूज ना करें, ताकि प्रॉपर एक ऑडियंस है या नॉर्मल जो रिसीवर्स हैं उसको क्लियरली और कंसाइज वे में उसको हम लोग कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश कर सके, और जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन वो वहां तक के शेयर हो सके। हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर एम्प्लॉयज एंड प्रॉपर रोल। मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स है हमारा, उसके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, एंड प्रॉपर रोल होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर एक रोल हो, उनको एक प्रॉपर ड्यूटी अलॉट हो, उनको प्रॉपर वहां पर पावर दिया जाए ताकि वो पावर का यूज कर सके। अब आते हैं हम लोग बेसिक राइटिंग स्किल्स में। जो देखिए, बेसिक राइटिंग स्किल्स हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और देख ले रहे हैं। प्रोनाउन इट इज यूज टू प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ये सेंटेंस में क्या होता है, नाउन की जगह में जहां पर यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। वर्ब इट टेल्स अबाउट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग। मीन्स अगर कोई किसी भी टाइप का एक्शन कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव इट डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है यहाँ पर, ये होता है हमारा कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है, ये डिस्क्राइब करता है हमारा एडजेक्टिव। इंटरजेक्शन इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। मीन्स हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी के लिए या इमोशंस हम लोग डिलीवर करते हैं अपने स्पीच में या हमारे राइटिंग में, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। नाउन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का अगर नाम है तो दैट इज नोन एज नाउन। एडवर्ब इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, दैट इज नोन एज एडवर्ब। कंजंक्शन इट जॉइंस टुगेदर अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इन सेंटेंस। यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन का, जो सेंटेंस को पूरा ज्वाइन करने में हेल्प करता है। प्रीपोजिशन इट कंबाइंस विथ नाउन टू फॉर्म अ फ्रेज। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेज को प्रॉपर कंबाइन करने के लिए, प्रॉपर यूज करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, द वर्ड अ एंड द बिलोंग्स टू स्पेशल ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव
एडजेक्टिव्स कॉल्ड आर्टिकल। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा ही हुआ है, हम लोगों ने सभी पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने 6-7 में हमारा इंग्लिश का मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, वहां पर हम लोग ये सब पढ़ते ही हैं। तो कैपिटलाइजेशन, अभी कैपिटलाइजेशन क्या है? फुल स्टॉप। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। यूज्ड टू एंड द स्टेटमेंट, जहां पर हम लोग एंड करते हैं एक स्टेटमेंट को, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस, ये क्या है? हमारा नॉर्मल पैरेंथेसिस है ये, इसको हम लोग ब्रैकेट नहीं बोलते, इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। यूज टू एनक्लोज पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट माइट एमिटेड। पैरेंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई सेंटेंस में हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ अपने से वर्ड्स को वहां पर या सेंटेंस को वहां पर पुट कर सके, सो दैट वो सेंटेंस ज्यादा क्लियर हो सके, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। कॉमा, कॉमा क्या होता है? यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टिव फेज एंड और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर फेज में हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर ये कॉमा लगा, तो ये क्या है? एक एक यहाँ पर एंड और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के पहले हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कॉमा का, जहां पर वो सेंटेंस एंड हो रहा है और हमको उसी सेंटेंस से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस को वहां पर स्टार्ट करना है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कॉमा का। उसके बाद आता है कोलन। कोलन क्या होता है? यहाँ पर सैल्यूटेशन और समथिंग बिफोर अ लिस्ट। मतलब हम लोग लिखते हैं ना कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कॉमा दे आर। तो दे आर के बाद में हम लोगों ने क्या लगाया? कोलन लगाया। उसके नीचे में हम लोगों ने पूरा एनलिस्ट कर दिया कि 8 प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से 8 प्लैनेट्स हैं। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी हम लोग यहाँ कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर हमारा प्लूरल हो जाता है। ठीक है, इट यूज्ड टू शो ओनरशिप और प्लेस और लेटर। exclamation point you used after a sentence that express strong feeling। exclamation point हम लोग कहाँ लगाते हैं? जैसे हम लोग लगाते हैं अटेंशन के लिए, अटेंशन के बाद में हम लोग जनरली यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट का। ठीक है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नॉर्मल सा है, क्वेश्चन के लास्ट में लगाते हैं, वहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क। कोटेशन, कोटेशन यहाँ पर क्या यूज होता है? यूज टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द पर्सन। मीन्स वहां पर अगर कोई भी डेफिनेशन हम लोग ले दे रहे हैं, कोई भी डेफिनेशन दे रहे हैं, कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी के कोट्स हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं? कोटेशन का। सेम एग्जैक्ट वर्ड वहां पर यूज करते हैं जो उस फेमस पर्सनैलिटी ने वहां पर यूज किया है, उसी को ही हम लोग सेम यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कोटेशन का, मीन्स इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जहां पर हम लोग बहुत सारे एडवर्ब एडजेक्टिव सबको ऐड कर देते हैं, वो दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स किसी और पर्सन ने बताया, किसी और पर्सन ने उसको डिलीवर कर रहा है रिसीवर तक के, दैट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट या सेंटेंस। यहाँ पर लेकिन जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो यहाँ पर डिपेंड करता है ऑन द पर्पस ऑफ सेंटेंस। दे कैन बी 4 टाइप्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स इट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस ऑल्सो। एट द एंड ऑफ द, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? डिक्लेयर कर रहे हैं, मीन्स दिस सेंटेंस इज सेड बाय सो एंड सो। तो ये क्या हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो इस पर्सन ने यहाँ पर बोला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मीन्स अगर टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट से, दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ तुम बताओ कि तुम्हारा कहाँ मन है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेस अ कमांड, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक कमांड देना हुआ, मीन्स अगर टीचर बोल रहे हैं गो टू द स्टाफ रूम एंड ब्रिंग अ चॉक, दैट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। वहां पर वो क्या कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को कि जाओ जाइए आप स्टाफ रूम से चॉक लेके आइए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट कन्वे सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहाँ पर? अटेंशन, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग कोई भी नोटिस डिलीवर करने के पहले वहां पर ऊपर में लिख देते हैं अटेंशन, सो दैट ऑल द ऑडियंस शुड बी अटेंटिव टू हियर द नोटिस। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस is a way of writing sentence where the subject of the sentence perform the action rather than object acting on the subject। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग बोले तो दिस सॉन्ग इज संग बाय राहुल, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस हुआ ये। ठीक है, सॉन्ग इज संग बाय राहुल, तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया ये हम लोगों ने बहुत देखा है 7th-8th क्लास में, हम लोग के पास बहुत क्वेश्चंस आते थे हमारे एग्जाम्स में, कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस।
इस यहाँ से हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना मीन्स उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, वो नहीं आएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो सब्जेक्ट रहता है वो बाय सब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हमारा फर्स्ट में आ जाता है, और वर्ब जो है वो हमारा वर्ब बन जाता है, लेकिन वर्ब एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, महेश होल्ड अ बुक, ये क्या है हमारा एक एक्टिव वॉइस है ये। अब महेश जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, होल्ड क्या है, एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बुक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम लोगों ने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, अब बुक इज हेल्ड बाय महेश, तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया, और जो महेश था सब्जेक्ट वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स है, द शेफ कुक द मील इज कुक्ड बाय शेफ, ही writes an essay is written by him, the report will be completed by a team before the deadline, the team will complete the report before the deadline, Samta is playing the piano is being played by Samta। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस है, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया किसमें, पैसिव वॉइस में। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ, यहाँ पर हम लोग क्या क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं पैराग्राफ में, किस टाइप का हमारा पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट होना चाहिए या हमारा किस टाइप का बनना चाहिए पैराग्राफ, वो हम लोग देखते हैं। अब राइट एन आउटलाइन फॉर द पैराग्राफ मीन्स, अगर हम लोग को कोई भी पैराग्राफ लिखना है किसी भी टॉपिक में, तो इसका एक प्रॉपर एक आउटलाइन हम लोग क्रिएट कर लें। ठीक है। राइट द टॉपिक सेंटेंस मीन्स, टॉपिक सेंटेंस मीन्स किस किस बारे में हम लोग को लिखना है, किस किस टॉपिक में लिखना है। मीन्स एक टॉपिक का और सब टॉपिक होता है, सब टॉपिक का और सब सब टॉपिक होता है, ऐसे क्या होता है, हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। राइट सपोर्टिव सेंटेंस फॉर ईच आउटलाइन, सपोर्टिव स्टेटमेंट्स का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पर पैराग्राफ में पुट करें। राइट द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूड करने के लिए हम लोग को एक पोलाइटनेस होना चाहिए, वहां पर एक कर्टसी होना चाहिए, कि वहां पर हम लोग एक कर्टसी को मेंटेन करते हुए वहां पर हम लोग एक कंक्लूड करें सेंटेंस को। उसके बाद क्या करें, कंबाइन ऑल द लाइन टू गेट अवर फाइनल पैराग्राफ। हम लोग सब जितने भी हम लोगों ने आउटलाइन यहाँ पर क्रिएट किया है, आउटलाइन पैराग्राफ का क्रिएट किया है, सेंटेंस का क्रिएट किया है, टॉपिक्स क्रिएट किए हैं, सपोर्टिव सेंटेंस क्रिएट किए हैं, कंक्लूड किया है हम लोगों ने सेंटेंस को, उसको क्या करें फिर कंबाइन कर दे सब सारे पूरे लाइंस को, और एक प्रॉपर एक पैराग्राफ हमारा क्रिएट हो सके। दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में हमारा टोटल 5 सेशंस हैं। मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 चैप्टर्स हैं। सेशन 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, सेशन 2 सेल्फ अवेयरनेस, सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन, सेशन 4 सेल्फ 5 इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो टोटल 5 यहाँ पर सेशंस है हमारे पास यूनिट 2 में। तो ये सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये होता क्या है, कैसे हो। सो सेशन 1, यहाँ पर हम लोग सेशन 1 में देख रहे हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। मीन्स हमारे टाइम को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम लोग अपने वर्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम लोग को जो भी वर्क अलॉटेड है हम लोग उसको कंप्लीट करने के लिए कैसे मैनेज कर रहे हैं, टाइम को बिफोर डेडलाइन हम लोग कैसे कंप्लीट करके दे रहे हैं, नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, अपने आप को मैनेज करने को हम लोग यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनेज वंस टाइम एंड वर्क एंड टू कोलैबोरेट विद अदर्स इफेक्टिवली। अगर हम लोग सेल्फ मैनेज रहें तभी हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं अदर पर्सन के साथ। सम स्किल्स दैट कैन हेल्प इन सेल्फ मैनेजमेंट आर गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सब हम लोग को सेट करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, हम लोग को किसी वीडियो से सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं हम लोग तो वो देखना चाहिए हम लोग को। सेल्फ अवेयरनेस, अप टू डेट रहना चाहिए, हमारे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहे हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर हम लोग टाइम को मैनेज कर सकें, ये टाइम मैनेजमेंट क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। कम्युनिकेशन करना चाहिए हमको अदर पर्सन्स के साथ में, सो दैट वी कैन मैनेज इफेक्टिवली। ability to make choices, to control feeling, emotions, reaction and managing activity using time management and organizational skill। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग सेल्फ मैनेज कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने वर्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं,
अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रहे हैं, दीज ऑल फैक्टर्स कम्स अंडर सेल्फ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जो भी हम लोग एनकाउंटर करते हैं सिचुएशंस को, चैलेंजेस को इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, और हम लोग कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हैं इन अ सर्टेन वे, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, तो दिस एक्सपीरियंस समथिंग हेल्प अस टू गेट पास थ्रू इवेंट एंड कम, मीन्स ये एक सिचुएशन होता है जिसको हम लोग को एनकाउंटर करना है। हमारे बॉडी में भी स्ट्रेस होता है, हमारे माइंड लेके स्ट्रेस, स्टडी को लेके स्ट्रेस, बहुत सारा वर्कलोड हमारे ऊपर आ जा रहा है उसको लेके स्ट्रेस होना, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। का मतलब क्या हो रहा है वहां पर, एकदम बहुत ही ज्यादा हम लोग उसमें पोजेस्ड हो जा रहे हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिट भी करता है, बेनिफिशियल भी होता है, हमको हार्म भी करता है स्ट्रेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक होता है गुड स्ट्रेस, एक होता है हमारा बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस रिफर्स टू लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स कहलाता है। गुड स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज ईयू स्ट्रेस। तो गुड स्ट्रेस क्या होता है, जहां पर हम लोग को स्ट्रेस होता है, हम लोग को ऐसे चिंता हो जाता है, हम लोग ऐसे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमारा ये वर्क कब कंप्लीट होगा, और वो कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो स्ट्रेस लगा रहे हैं दैट इज नोन एज गुड स्ट्रेस। ठीक है, एक होता है हमारा बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस मीन्स एग्जाम फीवर हो जाना, दैट इज नोन एज बैड स्ट्रेस। ठीक है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचना, ऐसा सोचना कि उसके उसके तरफ हम लोग पॉजेसिव हो जा रहे हैं, दैट इज नोन एज बैड स्ट्रेस। इट रिफर्स टू ऑन गोइंग और डज नॉट लोअर डाउन, मतलब कोई डिजीज को हम लोग इन्वाइट करते हैं अपनी तरफ, दैट इज नोन एज बैड स्ट्रेस। मीन्स किसी को भी किसी भी टॉपिक को लेके हम लोग बहुत ज्यादा डीप में सोचना चालू कर दे रहे हैं। एंड क्रोनिक स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है, तो बैड स्ट्रेस हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रेस भी कहलाता है और क्रॉनिक स्ट्रेस भी कहलाता है। तो इसी टाइप का ही हमारा क्वेश्चन आता है हमारे एमसीक्यू में कि बैड स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज, चार ऑप्शन दे देंगे हमको वहां पर, और उस ऑप्शन में से हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो गुड स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज यू स्ट्रेस, ठीक, बैड स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ बैड स्ट्रेस, यहाँ पर लैक ऑफ स्लीप मीन्स हमको नींद ना आना, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाना, इरिटेट हो जाना, किसी भी छोटे से छोटे प्रॉब्लम से इरिटेट हो जाना, ये क्या होता है, हमारे सिम्टम्स होते हैं किसके, स्ट्रेस के। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, हम लोग अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। मीन्स अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हेल्दी डाइट। हम लोग हेल्दी डाइट को यहाँ पर कंज्यूम करें, डेली एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी एक्सरसाइज होना चाहिए, टेक अ नेचर वॉक, मीन्स नेचर में वॉक करने के लिए निकल जाइए। ठीक है, स्पेंड टाइम्स इन योर हॉबीज, जो आपका हॉबीज है उसमें आप टाइम स्पेंड कीजिए। वर्क इंडिपेंडेंटली, अकेले वर्क कीजिए। एंजॉय योर सेल्फ, अपने आप को अपने आप से एंजॉय कीजिए। गो टू द वेकेशन। ये सब क्या है, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं हम करें। कौन से स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, बैड स्ट्रेस को, हमारे लिए बेनिफिशियल है वो, है ना। तो यहाँ पर बैड स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और बॉडी, टेक नेचर वॉक। ये जो 7 पॉइंट्स है इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर बैड स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अवेयर करें, मीन्स अपने स्ट्रेंथ को हम लोग जाने, अपने वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी अराउंड अस, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं हम लोग उसको फाइंड करें, हमारे ग्रोथ के लिए फाइंड करें। ट्रिगर योर हिंड्रेंस, मीन्स जो हमको हमारे अंदर जो खामियां हैं हम लोग उसको ओवरकम करें, दैट इज नोन एज हिंड्रेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पर कैसे मैनेज करें हम लोग, थिंक पॉजिटिव, किसी भी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स, छोटे से छोटे चीजों के लिए हम लोग हैप्पी हो जाएं, दैट इज फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बी विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव पीपल्स के साथ में रहिए, पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाइए, बोलते हैं ऐसा कि अच्छे दोस्त बनाइए ताकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सके। ऑलवेज बी हैप्पी, से छोटे और बड़े से बड़े मुसीबत में आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है, दैट ऑल कम्स अंडर सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मोटिवेशन,
अब हम लोग सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप का केयर कीजिए। फाइंड सोर्सेज टू गेट मोटिवेटेड, मीन्स मोटिवेटेड वीडियोस देखिए, मोटिवेटेड बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं वो सब पढ़िए। लाइवली फुल्ली इन प्रेजेंट, मीन्स भविष्य में मत भविष्य को मत देखते हुए जिए, प्रेजेंट को देखते हुए रहिए। ठीक है। ड्रीम बिग, बड़ी बड़ी सपने देखिए ताकि आप लोग उसके लिए वर्क कर सके, बड़े सपनों के लिए। ड्रीम समथिंग बिग। ठीक है। लिस्ट योर मोटिवेटेड टूवर्ड्स लाइफ, आपको कौन कौन से मोटिवेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं उसको आप कंसिस्टेंसी लेवल में मेंटेन कीजिए, मीन्स उसको रोज सुबह उठ के देखिए, या जब भी आप लोग डीमोटिवेट हो जा रहे हैं तो एक मोटिवेटेड वीडियो कर लीजिए। बहुत सारे स्पिरिचुअल्स पीपल्स हैं हमारे अराउंड में, उनसे आप मिलिए। ठीक है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये मैनेज, अपने आप को मैनेज करने के लिए। किस टाइप के मैनेजमेंट के लिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या है यहाँ पर? सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स है यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज से होता क्या है, हमारा एंडोफिन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, जो इसको हम लोग गुड अमाउंट ऑफ गुड केमिकल बोलते हैं हमारे माइंड के लिए। ठीक है। हेल्दी डाइट यहाँ पर होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, योगा करना चाहिए हमको। टेक अ गुड स्लीप, मीन्स अ पर्सन शुड स्लीप 7 to 8 hours। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, स्पेंड टाइम टू विथ योर सेल्फ, अपने हॉबीज में टाइम दीजिए। अब यहाँ पर सेशन 2 में हम लोग देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने आप को अवेयर कैसे करें। सेल्फ मीन्स अपने स्ट्रेंथ को जानिए, अपने वीकनेस को जानिए, अपने वीकनेस को ओवरकम कीजिए, हिंड्रेंस को ओवरकम कीजिए, अपने इंटरेस्ट को जानिए, आपके बायस क्या हैं, ये सब को जानिए। ये सब क्या है, हमारे सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नो सेल्फ इमोशन ट्रिगर, मीन्स आप कब इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं आप। ओपन माइंडेड रहिए आप, मीन्स क्लोज माइंडेड मत रहिए, कोई भी नेगेटिव टाइप के बात को मत सुनिए। माइंडफुलनेस होना चाहिए, नो एंड सेट बाउंड्रीज, मीन्स किसी को भी अपने बाउंड्रीज खुद सेट कीजिए आप। फोकस्ड रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर, दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को हम लोग मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। ठीक है। मोटिवेटेड मीन्स एबिलिटी टू डू थिंग और ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड टू अस। एक होता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम लोग अच्छे से करते हैं, मीन्स मन से करते हैं, खुद से करते हैं। जब तब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। हम लोग खुद से कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल मोटिवेशन। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग हैप्पी फील करते हैं उसके लिए। मोटिवेशन प्रेजेंट फील्स मीन्स ऑफ मोटिवेशन, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स जो हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हमको मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल फैक्टर मीन्स हमको हैप्पी मन, मतलब हमको अच्छा लग रहा है कोई काम करने में, हमको खुशी मिल रहा है, हमको जॉय मिल रहा है। ठीक है। हमारा माइंड एकदम फ्री हो जा रहा है कोई काम करने में, दैट इज नोन एज इंटरनल फैक्टर। एंड इंटरनल फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन मेनली, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग्स, हमारे जो बिलोंगिंग्स है हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लव वंस है उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जॉय के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज नोट, हम लोग खुद से काम को कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं हैप्पीली। ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? हम लोग रिवॉर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, इंटेंसिव्स के लिए काम कर रहे हैं, प्रमोशंस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, हमको पनिशमेंट ना मिले हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म ना हो हमारे लिए उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा फेलियर ना हो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन और गोल सेटिंग, यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या हो रहा है? कोई भी हम लोग को अगर गोल सेट कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो, तो उसके लिए हम लोग कंसिस्टेंसी एक वर्क को हम लोग स्टेब्लिश करें और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम लोग वो गोल को अचीव करें। दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन।
मीन्स हम लोग कंसिस्टेंसी लेवल को मेंटेन करते हुए कोई भी काम को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीका होता है। सो देयर इज अ स्मार्ट वे टू कंप्लीट अ गोल और अचीव अ गोल। तो ये स्मार्ट का हमारा फुल फॉर्म पिछले 2 एग्जाम्स में आया है, दोनों साल आया है। एम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले सेशन में आया था, फर्स्ट सेशन में, जब ये 2020 में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। एम का यहाँ पर यह आया था कि एम इन स्मार्ट एम स्टैंड्स फॉर, किस सेशन में आया था ये, 2023-24 के सेशन में आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, दैट इज सिंपल एंड सेंसिबल। मीन्स स्मार्ट वे होना चाहिए हमको सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, ये वो उसको डिनोट कर रहा है ये। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए हमारा जो गोल है वो। ए मीन्स अचीवेबल, जिसको हम लोग अटेन कर सके, मीन्स हमको जो उसको अक्वायर कर सके, दैट इज नोन एज अचीवेबल। आर मीन्स रेलिवेंट, रीजनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। टी मीन्स टाइम बाउंडेशन, मीन्स एक डेडलाइन के अंदर हम लोग को अपने गोल को अचीव करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो। तो स्मार्ट हमारा जो एसिंक्रोनिम है, एक्रोनिम है। स्मार्ट का जो एक्रोनिम है वो क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रिलेवेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंडेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक का मतलब क्या हो रहा है, हु इज इन्वॉल्व, मीन्स उसमें उस गोल को अचीव करने में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक। व्हाट, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच एंड व्हाई, ये जो 6 वाई, ये जो 6 डब्ल्यूज है हमारे, वो इसको होल्ड करते हैं। हु मीन्स कौन इन्वॉल्व हो रहा है, व्हाट मीन्स टू अकम्प्लिश, कौन क्या अचीव करना है हमको, क्या अकम्प्लिश करना है। वेयर, गोल क्या है उसका, सिचुएशन क्या है उसका, लोकेशन क्या है, उसको सेट करना। व्हेन, कब, डेडलाइन क्या है उसका, स्पेसिफिक टाइम क्या है उसको अचीव करने का। विच, कौन सा रिसोर्सेज वहां पर यूज होगा, क्यों हमको उसको यूज, क्यों हमको उस गोल को अचीव करना है, वाई टू। मेजरेबल मीन्स यहाँ पर मीनिंगफुल गोल होना चाहिए, गोल शुड बी मेजरेबल, स्टेप्स हम लोग को लेना रहेगा किसके लिए, अचीव करने के लिए गोल को, दैट इज नोन एज मेजरेबल। अचीवेबल, हम लोग गोल को छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में हम लोग क्रंचेस में उसको डिवाइड करें ताकि हम लोग उसको अचीव करने में हमको हेल्प हो, दैट इज अचीवेबल। ठीक है, कोई भी गोल हमारा एक दिन में कोई गोल नहीं बनता, एक दिन में ना अचीव होता है वो गोल। तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर एक स्मॉल स्टेप्स में हम लोग को उसमें अचीव करने में हेल्प मिलता है गोल को। रेलिवेंट होना चाहिए, गोल शुड बी रियलिस्टिक नॉट इमेजिनरी, मीन्स हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे प्लूटो में, दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, टाइम बाउंडेशन, एक प्रॉपर डेडलाइन होना चाहिए प्रॉपर गोल के लिए कि हमको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को कितने टाइम में, टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, कितने टाइम में हमको अचीव करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, दैट इज टाइम बाउंडेशन। टाइम मैनेजमेंट, अब कोई भी गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट के लिए भी हमको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्लानिंग आउट ऑफ अवेलेबल टाइम एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम टू बी स्पेंड ऑन स्पेसिफिक टास्क इन ऑर्डर टू वर्क मोर एफिशिएंटली। कोई भी टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ टाइम को स्पेंड करें स्पेसिफिक टास्क में इन ऑर्डर टू मोर इफेक्टिवली हम लोग उसको यूज कर सके ताकि हमारे टाइम को। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इट इंप्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इट डिलीवर्स बेटर क्वालिटी, मतलब हमारे जो वर्क क्वालिटी होगा वो बेटर होगा। ठीक है, एफिशिएंसी होगा हमारे टाइम में, हमारे वर्क में। रिड्यूस स्ट्रेस, अगर हमको कोई भी, हम डेडलाइन में अगर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रेस में वर्क करेंगे, हम लोग फ्री माइंड से वर्क नहीं कर सकते कोई भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज करिए, कोई भी टास्क हमको मिल रहा है उसको क्या करिए, ऑर्गेनाइज करिए प्रॉपर उसका। ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टास्क हैं तो उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि पहले हमको कौन से टास्क को कंप्लीट करना है, सेकंड प्रायोरिटी में किसको देना है, थर्ड प्रायोरिटी में किसको रखना है। कंट्रोल कीजिए अपने टास्क को, मीन्स अपने टाइम को कंट्रोल कीजिए, मीन्स अगर एक
टास्क को खत्म करने में हमको अगर मोर देन इनफ टाइम लग जा रहा है तो सेकंड टास्क को हम लोग पहले खत्म कर लें, उसको टाइम को यूटिलाइज करते हुए। ट्रैक टाइम, यहाँ पर हम लोग टाइम को ट्रैक करते हुए अपने टास्क को अकम्प्लिश करें। ट्रैक टाइम का मतलब यहाँ पर टाइम टू टाइम हम लोग वहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करें कि हाँ हम लोगों ने इतने देर में इतना काम किया, इतने देर में इतना काम किया, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने काम किया। तो ये क्या होता है, हमारा टाइम ट्रैकिंग होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है हमको कोई भी टास्क को या कोई भी गोल को अचीव करने में। तो सेकेंड यूनिट में हमारा इतना ही था बस। टोटल 5 सेशंस थे हमारे पास। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो यूनिट नंबर 3 में हमारा टोटल 3 सेशंस हैं। नोइंग अबाउट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। नोइंग अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, उसको जानेंगे हम लोग। सेशन नंबर 3 बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस, मीन्स उसको हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, कंप्यूटर को फिजिकली कैसे मेंटेन करते हैं, अगर डस्ट हो जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे सेशन नंबर 3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन नंबर 1 से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, देयर आर मेनली सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो सिस्टम को पूरा मैनेज करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन अ कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। जो यूजर है और हार्डवेयर है उसके बीच में क्या करता है, सॉफ्टवेयर एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, ताकि प्रॉपरली वो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज कर सके टू अकम्प्लिश द टास्क। जो यूजर ने कमांड दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, वो उसको रिसोर्सेज का यूज करके उसको अकम्प्लिश कर सके विद इन द टाइम। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है हमारा CLI, एक होता है हमारा इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर हम लोग को कोई भी टास्क को अगर कंप्यूटर से करवाना है, मीन्स अगर हम वी आर गिविंग कमांड टू द कंप्यूटर, सो वी हैव टू गिव इन अ कमांड, मीन्स हम लोग को उसको रिटर्न फॉर्म में कमांड देना पड़ता है। तो दैट इज नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस। जो हमारा यूनिक्स है, हमारा लाइनेक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ये। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, वहां पर अगर उबंटू, इवन उबंटू में भी अगर हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो हम लोग नॉर्मली उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहां पर हम लोग को प्रॉपर कमांड वहां पर हम लोग को लिखना रहता है, वहां पर प्रॉपर कमांड देना रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि वो प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर सके। दैट इज नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस। और सेकंड वन इज इंटरेक्टिव ओएस इंटरफेस। इंटरेक्टिव मीन्स जो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पर हम लोग को प्रॉपर आइकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर आइकन्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां पर हमको डबल क्लिक करना है तो क्या होगा, सिंगल क्लिक करना है तो क्या होगा, राइट क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सब किस में आ रहा है, हमारे GUI में आ रहा है। टच स्क्रीन इंटरफेस, जहां पर हम लोग इवन हमारा जो टच स्क्रीन हमारा मोबाइल फोन्स है, दैट इज नोन एज टच स्क्रीन इंटरफेस। ये भी किसके अंदर आ रहा है, इंटरेक्टिव ओएस के अंदर आ रहा है। ये हमारे जो मोबाइल फोन्स आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, सारे के सारे वो क्या है, वहां पर टच पैनल्स का यूज हो रहा है, जहां पर हम लोग कोई भी आइकन्स को नॉर्मली टच कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं हम लोग पिक्चर्स को या वीडियोस को, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टच स्क्रीन के हेल्प से कर रहे हैं। दैट इज नोन एज टच स्क्रीन इंटरफेस। तो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमारे, लाइनेक्स हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI एंड CLI दोनों है, कमांड लाइन इंटरफेस भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स है ये हमारा। कर्नल इज द ब्रेन ऑफ लाइनेक्स। यहाँ पर जो कर्नल है, ये जो वर्ड है हमारा कर्नल, दैट इज नोन एज ब्रेन ऑफ लाइनेक्स। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, अपाचे के लिए, वेब सर्वर्स के लिए फेमस है हमारा लाइनेक्स जो है वो। दूसरा होता है हमारा GUI, दैट इज नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो विंडोज है हमारे, चाहे विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, विंडोज 7 है, विंडोज XP थे, वो सब क्या है, हमारा GUI था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है 1985, GUI को, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रन होता है, मोबाइल में रन होता है। एंड्रॉयड हो गए, iOS हो गए, विंडोज हो गए, ब्लैकबेरी पहले चलता था, वो क्या हो गया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलरिस, सोलरिस क्या है, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ये।
ठीक है, जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? 1992 में सन माइक्रो सिस्टम ने, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद में आता है बॉस। इसका फुल फॉर्म हमको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, दोनों टाइम एग्जाम में आया है, दोनों बार। ठीक है, बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंडियन डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, जीएनयू का, दैट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल एप्स को यूज करते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस में यूज करते हैं बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि कॉमन पीपल उसको यूज कर सके। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है हमारे कंप्यूटर के, वो देख लेते हैं बेसिक सा। बायोस, बायोस क्या होता है? हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जैसे ही हमारा कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है, हम लोग जैसे ही पावर प्लग को हम लोगों ने स्विच ऑन किया, सीपीयू को हम लोगों ने जैसे ही पावर को ऑन किया, वैसे ही क्या होता है? सबसे पहला जो लोड होता है वो होता है बायोस लोड होता है। ठीक है, जो क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस मींस जहां पर हमारा जो मेन पावर प्लग जो लगता है हमारे सीपीयू में, दैट इज नोन एज एसएमपीएस। ये क्या करता है? पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे करंट के फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसमें? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में, कूलिंग फैन में, फ्रंट पैनल में, ये क्या करता है? वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीमोस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? एक छोटा सा सेल होता है जिसमें हमारा, अगर हम लोगों ने 1 साल तक के हम लोगों ने कंप्यूटर को बंद रख दिया, जैसे ही हम लोगों ने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑटोमेटिक हमारा जो टाइमर है, हमारा जो डेट है, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? अपडेटेड हो गया। ठीक है, तो ये किसके लिए, किसके हेल्प से होता है? ये सीमोस बैटरी के हेल्प से होता है। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट क्या है हमारा? ए टू जेड हम लोगों ने पढ़ाई है स्कूल लेवल में। कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, सेलेक्टेड कंटेंट बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ई से हमारा सेंटर अलाइन हो जाता है, कंट्रोल एफ से फाइंड टेक्स्ट करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग को टेक्स्ट को फाइंड करना है तो हम लोग कंट्रोल एफ करते हैं। कंट्रोल आई से हम लोग सेलेक्टेड कंटेंट को हम लोग इटैलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल के से हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं हम लोग। हाइपरलिंक मींस उस लिंक में हम लोग, उस वर्ड में हम लोग क्लिक करें तो किसी और पेज में हम लोग का वो लिंक हो जाए, वो जो वर्ड है वो, दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। कंट्रोल एफ एल लेफ्ट अलाइन के लिए यूज होता है। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल आर राइट अलाइन, ऑल्ट F4 क्लोज द विंडो। अगर हम लोग को शॉर्टकट यूज करना है क्लोज करने के लिए तो कंट्रोल ऑल्ट F4 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन की हमारा F4। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एक्स कट। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे हमारे जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे विंडोज में हम लोग कैसे वर्क करते हैं हम लोग वो देख। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद विंडोज 10। आई थिंक वी ऑल हैव, हम सभी ने यहाँ पर वर्क किया है विंडोज 10 के साथ में। कैसे आइकन्स दिखते हैं, कैसे उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो सब हम लोग जानते ही हैं क्योंकि हम लोग यूज टू हैं आज के डेट में। तो यूनिक्स के साथ में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो उबंटू है वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे यूनिक्स के ऊपर। ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। वो सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा यूज टू इस कारण नहीं हुआ है क्योंकि इसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं है एज कम्पेरेटिव टू विंडोज़। और ये जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में डेटा को सिक्योर रखने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। वो उबंटू को जैसे ही हम लोग मीन्स उबंटू को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके लिए पहले से एक वीडियो बना हुआ है इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख ही सक रहे होंगे, हाउ टू इंस्टॉल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम 16.04 LTS। LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जहाँ पर कोई भी बग होना, बहुत ही कम बग हो या कम वहाँ पर एरर्स हों, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं LTS को, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो उबंटू को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक लॉगिन स्क्रीन। और लॉगिन स्क्रीन में यहाँ पर हम लोग को एंटर करना रहता है अपना क्रेडेंशियल मीन्स जो पासवर्ड है वो। और सेम इसी के बाद हमको डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है उबंटू का। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग को उबंटू में प्रॉपर एक कमांड को यूज़ करना पड़ता है प्रॉपर, क्योंकि ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। लाइनेक्स जो है मीन्स दोनों है इसमें, CLI एंड GUI बोथ को ये सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पर हम लोग के पास में कुछ कमांड्स हैं, इस कमांड्स को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आना बन सकता है यहाँ से। तो पीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमांड को mkdir। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग को विंडोज में दिख भी रहा है, ये क्या है, CLI है ये, जिसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं हमारे विंडोज में। यहाँ पर अगर हम लोग mkdir लिखते हैं मीन्स, तो उस जिस भी यहाँ पर लोकेशन है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स करके एक यूजर करके फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर mkdir जैसे ही मैं करूंगा टेक्लिंग्विस्ट करके, तो इस लोकेशन में हमारा क्या बन जाएगा, एक डायरेक्टरी बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टरी किसको बोल रहे हैं, फोल्डर को बोल रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरी। ठीक है, मीन्स एवरी फोल्डर इज नोन एज डायरेक्टरी इन CLI कमांड। और सेम ऐसे ही अगर हम लोग को डिलीट करना है डायरेक्टरी को, तो यहाँ पर mkdir की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, rmdir। rmdir स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी और डिलीट डायरेक्टरी। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, अगर वर्किंग डायरेक्टरी को हम लोगों को चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर cd। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यूज करते हैं cd डबल डॉट का, cd स्पेस डबल डॉट, तो ये एक फोल्डर पीछे चले जाएगा ये। अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं cd यूजर, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, जिस लोकेशन में हम लोग पहले से थे वहां आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं cd डेस्कटॉप, तो ये हम लोग कहाँ चले गए, डेस्कटॉप के अंदर चले गए। अब हम लोग mkdir टेक्लिंग्विस्ट करके अगर हम लोग यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे ही मैं एंटर किया, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर ना एरर आया ना कुछ आया, यहाँ पर हम लोग का डायरेक्टली एक फोल्डर, इस लोकेशन में हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हम लोग उस लोकेशन में चलते हैं। वो लोकेशन कहाँ है हमारा, हम लोग वर्क कर रहे हैं डेस्कटॉप में। तो देखिए डेस्कटॉप में हमारा क्या हुआ, एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया, ये इस टाइप का हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर साइड बाय साइड हम लोग लेके चलते हैं इसको, तो देखिए अगर हम लोग अभी कहाँ पर है, डेस्कटॉप में, मैं क्या कर रहा हूँ, rmdir, सेम इसी को ही हम लोग चेंज कर देते हैं rmdir में, rmdir टेक्लिंग्विस्ट। तो देखिए जो राइट हैंड साइड वाला जो हमारा डेस्कटॉप वाला जो आइकन्स दिख रहे हैं हम लोग को, जैसे ही हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर प्रेस करेंगे, सेम वहां से हमारा आइकन वहां से रिमूव हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया, यहाँ से क्या हुआ, हमारा आइकन रिमूव हो गया। यहाँ पर वापस से mkdir, यहाँ पर अगर मैं कोई भी ABCD ऐसे करके लिख देता हूँ, ABCD एंटर किया, हमारे राइट हैंड साइड विंडो में क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हमारा क्रिएट हो गया, एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसको रिमूव करने के लिए rmdir या rm ABCD, यहाँ पर क्या आ रहा है, rm इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो हम लोग को rmdir ही लिखना रहता है विंडोज में। वो हमारे उबंटू में वो कमांड चल जाता है ABCD एंटर, तो जैसे ही हम लोगों ने किया वहां से हमारा फोल्डर डिलीट हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग को वहां पर फुलफिल करना है तो हम लोग को उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है। लिस्टिंग ls, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, ls लिखना पड़ेगा कमांड। रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी, ये क्या कर रहा है, हमारा रूट डायरेक्टरी को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सी डायरेक्टरी जो है, यहाँ पर देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो सी डायरेक्टरी जो है वो क्या है, हमारा रूट डायरेक्टरी है। रूट के बाद में कहाँ है, ये सब डायरेक्टरी है ये। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट, तो ये यूजर क्या है हमारा, ये सब डायरेक्टरी है। सब डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी है यूजर करके। कंट्रोल Z करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं विंडोज, मतलब जो टर्मिनल रहता है। यहाँ पर हम लोग इस विंडो, ब्लैक कलर के विंडो को हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, लेकिन उबंटू में वही सेम चीज यहाँ पर टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, तो cd विल टेक यू द होम डायरेक्टरी। cd, ये टिल्ड साइन बोल रहे हैं हम लोग इसको, ये जो साइन है हमारा टिल्ड साइन है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो डायरेक्टली हमको वो होम डायरेक्टरी में। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कमांड्स ऑफ लाइनेक्स कमांड। अब यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर को हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, मीन्स वहां पर अगर डस्ट जम गया है तो किस तरीके से हम लोगों को उसको साफ करना है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम लोग उसको मेंटेन करके रखेंगे तो ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। कंप्यूटर मेंटेनेंस रिफर्स टू द एक्शन कैरीड आउट सो एज टू कीप अ कंप्यूटर इन अ गुड स्टेट ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम लोग क्लीन करना सीखते हैं यहाँ पर, और कैसे उसको मेंटेन करते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो फिजिकली अगर हम लोग को क्लीन करना है, बाहर से अगर क्लीन करना है, तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर एक
क्लीनिंग किट आता है कंप्यूटर का। आप लोग कोई भी कंप्यूटर शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, या ऑनलाइन भी आप लोग वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए किट आता है पूरा प्रॉपरली। प्रॉपर एक स्प्रे रहेगा, वहाँ पर एक ब्रश रहेगा, प्रॉपर एक स्मूथ, वहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा रहेगा जिसके हेल्प से हम लोग पूरा क्लीन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को फिजिकली, बाहर से। एक्सटर्नली बोल सकते हैं हम लोग। इंटरनली अगर हम लोग को क्लीन करना है उसको, तो प्रॉपर वहाँ पर स्प्रे आते हैं, हमारे थिनर्स आते हैं जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। लेकिन जनरली हम लोग उसको इंटरनल क्लीनिंग नहीं करते। ठीक है। इंटरनल क्लीनिंग यहाँ पर का मतलब ये हो जा रहा है कि वायरस फ्री रखना हम लोग को। मेन यहाँ पर हम लोग एंटीवायरस वहाँ पर इंस्टॉल करके रखें। हमारा जो विंडोज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। ठीक है। बैकअप को हम लोग रेगुलरली वहाँ पर रखें, अपने बैकअप को। अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रहे, फायरवॉल अपडेटेड रहे। ठीक है। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। अब यहाँ पर कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या हो रहा है? एक ऐसे वायरसेस जो कंप्यूटर में प्रेजेंट सॉफ्टवेयर को या सॉफ्ट डिवाइसेस को या सॉफ्ट कॉपीज को वहां पर करप्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज कंप्यूटर वायरस। ठीक है। जैसे हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी में वायरस जाते हैं तो हमको डिजीज हो जाता है, सेम वैसे ही क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस जाते हैं तो उसके जो सेव्ड फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा मालवेयर और एक होता है हमारा वायरस। तो वायरस क्या होता है? वायरस यहाँ पर एक होता है वॉर्म। वॉर्म का मतलब जो रेप्लिकेट करता है खुद को, वो क्या करता है, मेमोरी को खाता है। मीन्स मेमोरी को ऑक्यूपाई करते जाता है। वो किसी फाइल को हार्म नहीं करेगा, नहीं वो किसी ऑल्टर करेगा किसी डॉक्यूमेंट को। वो क्या करेगा, वहां पर सेल्फ अपने आप को रेप्लिकेट करते जाता है, मतलब अपने आप को डबल करेगा, डबल तिबल हो जाएगा, चौपल हो जाएगा। वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी को। ठीक है। दूसरा होता है ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, हार्म करता है हम लोग को, हमारे फाइल्स को बहुत ज्यादा ही हार्म करता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी हमारे एक वायरस का ही नाम है। अब ये वायरसेस क्या करते हैं, डैमेज करते हैं हमारे फाइल्स को, स्लो डाउन कर देते हैं हमारे कंप्यूटर को, हमारी पर्सनल फाइल को किसी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर कर देंगे। ये सब क्या है, ये सब ऑल दीज आर द एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म्ड बाय द वायरसेस। तो इसके लिए सिक्योरिटी टिप्स क्या है? अगर हम लोग को ऑनलाइन वर्क करना है तो पहले सबसे पहले तो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान में रखें कि HTTP सर्वर में हम लोग काम कर रहे हैं, URL में काम कर रहे हैं, या उसको यूज कर रहे हैं, या HTTPS को यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम लोग HTTPS वेबसाइट्स को यूज करें जहां पर हमारा लॉक बने रहता है एड्रेस बार में। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो S है वो सिक्योर के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो जो जो हमारा URL रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो रहता है, वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है। डू नॉट शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विथ एनीवन। ठीक है। ये तो कॉमन है आज के डेट में, हम लोग शेयर नहीं करते जनरली किसी के साथ में। डू नॉट अलाउ द नोटिफिकेशन। मीन जैसे ही हमारा एडवेयर जो है, एडवेयर भी क्या है, एक टाइप का वायरस है हमारा, जहाँ पर हम लोग को कंसिस्टेंटली एडवर्टाइजमेंट शो होते रहता है। जहाँ पर हम लोगों ने एक बार नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया तो वो फिर क्या होगा, फिर हम लोग को ऑटोमेटिकली वहाँ पर नोटिफिकेशन हम लोग को शो होते रहेगा। मेक श्योर यू हैव एंटीवायरस बिफोर सर्फिंग इंटरनेट। जैसे ही हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, उसके यूज करने के पहले हम लोग इस इंश्योर हो जाएं कि हमारे सिस्टम में एंटीवायरस एक्टिव हो। डू नॉट यूज पब्लिक वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी पर्सनल काम करने के लिए या बैंक का काम करने के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में होता क्या है, वो क्या करता है, डेटा को कंज्यूम करता है कि कौन कौन से वेबसाइट में गया है इस पर्सन ने, यूजर ने किस टाइप के सर्फिंग को किया है, किस टाइप के वहां पर इंक्वायरीज किए हैं या क्वेरीज किए हैं इंटरनेट में। डू नॉट क्लिक एनी ऑफ द लिंक शेयर्ड इन योर ईमेल। किसी भी टाइप का ईमेल में लिंक अगर शेयर हो रहा है आपके साथ में, तो उसको किसी भी तरीके से क्लिक मत कीजिए। वो होता क्या है, फिर वो आपका स्क्रीन पूरा शेयर हो जाएगा, जो थर्ड पर्सन रहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा। सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जितने भी हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज करते हैं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज कीजिए, और अपडेटेड रखिए हमारे अपने पासवर्ड को। हर 6 महीने, हर 3 महीने में उसको चेंज करते जाइए।
कीप अपडेटेड योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल। तो अपने फायरवॉल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल होता है, दो टाइप का फायरवॉल होता है, एक हार्डवेयर फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो हार्डवेयर फायरवॉल तो हम लोग सर्वर्स में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल हमारे कंप्यूटर्स में रहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स है उसको अपडेटेड रखिए अपने विंडोज के। और वो कब अपडेटेड रहेगा? जब हम लोग जेन्युइन विंडोज को यूज करेंगे। वी विल डिस्कस 3 सेशन। एंटरप्रेन्योरल स्किल क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज क्या होते हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, मीन्स हम लोग एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग पूरे यूनिट नंबर 4 में। सो यूनिट नंबर 4 इज फॉर एंटरप्रेन्योरल स्किल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं हम लोग। एंटरप्रेन्योर इज द प्रोसेस स्टार्टिंग अ बिजनेस, मीन्स अगर कोई पर्सन जो है हु इज स्टार्टिंग और ओन अ बिजनेस, जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, किसी आइडियाज में या अपने स्किल्स के बेसिस में अपने बिजनेस को एनरिच कर रहा है या अपने बिजनेस को स्टैंड कर रहा है या स्टार्टअप कर रहा है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर हम लोग किसको बोलेंगे? जो जॉब क्रिएटर है, जो जॉब क्रिएट कर रहा है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, वो खुद अपना बिजनेस एम्पायर को ओपन कर रहा है, अपने स्टार्टअप कर रहा है बिजनेस का, और वो खुद ओन कर रहा है बिजनेस को, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग जॉब फॉर अदर्स। पर्सन हु मेक जॉब फॉर अदर्स आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स इज नोन एज एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के लिए जॉब करते हैं, दूसरे के लिए जॉब को या टास्क को अकम्प्लिश करते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो क्या करता है? वो जॉब क्रिएटर है, वो जॉब को क्रिएट करता है दूसरे लोगों के लिए। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जैसे हेयर ड्रेसर हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया, ट्रेवल एजेंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब क्या है? स्मॉल एंटरप्रेन्योर है। मीन जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप ओपन किया है इन्होंने, स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल बिजनेस है। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या होंगे? स्केलेबल होंगे। मीन्स आज हम लोगों ने एक में इन्वेस्ट किया, एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, बाद में हम लोगों ने उसी सेम जो प्रॉफिट हुआ हमको, उसको हम लोगों ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते हम लोगों ने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा? स्केलेबल होगा वो। जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोगों ने क्या कर लिया? उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी मतलब बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो किस में आ जाते हैं? लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स जो सोशल के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के नीड के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एनजीओ हो गया, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में आ जाएंगे? हमारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी, ये क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स जॉब, जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला, ये क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं जॉब को दूसरों के लिए, अपना स्टार्टअप करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जो फुलफिल होते हैं हमारे नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, स्टैंडर्ड्स को हमारे इंक्रीज करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप एज रोल मॉडल जनरेट्स मोर एंटरप्रेन्योर। एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहेगा वो क्या करेगा? दूसरे के लिए और उसको मोटिवेट करेगा, दूसरे पर्सन्स को, ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सके, अपने जो भी आइडियाज हैं उसके ऊपर वर्क कर सके। सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर जो है वो। तो एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है कि एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स हेल्थ वेल्थ। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या क्रिएट करेगा? वेल्थ क्रिएट करेगा, मनी क्रिएट करेगा सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने बिलोंगिंग्स के लिए। कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ओवरऑल बिजनेस, वो क्या करता है? जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो ओवरऑल बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। रीजनल डेवलपमेंट, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम फॉर द नेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा वो अपने कोई मटेरियल को या रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे स्कीम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। अटल इनोवेशन मिशन, एम, ये किसके लिए है? टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए है ये। स्टैंड अप इंडिया,
फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है 140 का, 140 के 1,40,000 के का। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, ये हैंडलूम्स मींस जो वीवर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनके लिए यहाँ पर स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम यहाँ पर स्टार्टअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। स्टार्टअप इंडिया फॉर रोबस्ट स्टार्टअप इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म इंडिया फॉर द कंट्री फॉर जॉब क्रिएटर्स। स्टार्टअप इंडिया, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, ताकि मैक्सिमम लोग क्या करें, जॉब क्रिएटर बने, ठीक है, जॉब सीकर ना बने। जॉब क्रिएटर मीन्स जो जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, जॉब सीकर मीन्स जो जॉब कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, दैट इज नोन एज जॉब सीकर। सो यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा अटल इनोवेशन मिशन किसके लिए एग्जिस्ट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। स्टैंड अप इंडिया जो है वो वुमेन्स के लिए है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें कितना कॉस्ट मिलता है, 1,40,000 यहाँ पर कॉस्ट मिलता है वुमेन्स को, ताकि वो अपने स्टार्टअप को एनहांस कर सके। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। स्टार्टअप इंडिया फॉर जॉब क्रिएटर्स, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरल के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज होने चाहिए, सो दैट मीन्स वो क्वालिटी क्या करे, एंटरप्रेन्योर को सक्सीड करने में हेल्प करे। पैशन होना चाहिए उसके अंदर, मीन्स फॉलो द पैशन। स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स होने चाहिए, मीन्स किसी भी गलत काम को वो सपोर्ट ना करे। पीपल स्किल्स होने चाहिए, मीन्स जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनके अंदर स्किल होना चाहिए, ठीक है, मीन्स वो हार्ड वर्कर ना हो, वो स्मार्ट वर्कर हो। जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर भी बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए, ताकि वो पूरे अपने एंटरप्रेन्योर मीन्स अपने जो भी उसने स्टार्टअप किया है उसको प्रॉपरली वो मैनेज कर सके। क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड होना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहे, वो कमिटेड रहे, मीन्स अगर उसको कुछ काम करना है, इस डेडलाइन में काम करना है, तो वो उसी डेडलाइन में ही वो काम को खत्म कर ले। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, मीन्स वो स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। हॉनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए वो। परसिस्टेंसी होना चाहिए। रिस्क टेकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के माइंड में। एक्टिव एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो एक्शन ओरिएंटेड हो। तो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, यहाँ पर कुछ मिथ्स हैं यहाँ पर, कि एंटरप्रेन्योर जो है वो का जो माइंड है वो बॉर्न होता है, टैलेंटेड होता है वो, ऐसा नहीं है। अगर आपने स्किल्स को अपने एनरिच किया है तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इफ यू हैव गुड आइडिया यू कैन बी एंटरप्रेन्योर, हाँ अगर आपके पास गुड आइडिया है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये मिसकंसेप्शन है ये, ठीक है। आपके पास में एक कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने का पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आइडिया है आपके पास में तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए, ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट लिमिटेड फ्रीडम, यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम नहीं है, उसके ऊपर पूरा फ्रीडम है, ठीक है, वो पूरा फ्री है। वो हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हर एक्शन को, उसके आगे में पूरा पूरा डिसीजन पावर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज वन पर्सन शो, ऐसा नहीं है, उसके अंदर में पूरे एन नंबर ऑफ पर्संस काम करेंगे, वो पूरा कंपनी को पूरा होल्ड करेगा, पूरे कंपनी को रन करेगा, ठीक है। तो वो वन पर्सन शो नहीं है एंटरप्रेन्योर जो है। क्विक वेल्थ होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यू रिक्वायर बिजनेस स्कूल डिग्री टू बी एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आपके पास में प्रॉपर स्किल्स है, प्रॉपर आइडियाज है, प्रॉपर प्लानिंग है, तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो व्हाट आर द रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक इनोवेटर होना चाहिए, वो क्रिएटर होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए वो, ठीक है। टीम बिल्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बस सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ में ही काम कर रहा है वो, ठीक है। टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरा टीम को मैनेज करके चले। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उसके अंदर में। स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, मीन्स उसकी कंपनी जो है, स्टार्टअप उसने किया है, वो कहाँ तक के एग्जिस्ट करेगा, किस एरिया तक के एग्जिस्ट करेगा, किधर वो और अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है,
ठीक है, अपनी कंपनीज को शेयर कर सकता है, अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकता है, अपने कंपनी को। सो सेशन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है। मीन्स अगर आपके पास में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, प्रॉपर कैपिटल है आपके पास में, और प्रॉपर आपके पास में आइडिया है, प्रॉपर प्लानिंग है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स करियर ऑप्शन के लिए एंटरप्रेन्योर है? पर्सनल बेनिफिट, फुलफिलमेंट, आपका जो डे टू डे लाइफ का जो फुलफिलमेंट है वो इजीली ये हो जाएगा। फाइनेंशियल पोटेंशियल, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो फाइनेंशियल पोटेंशियल होता है, मीन्स एक हेल्दी पर्सन हो, वेल्दी पर्सन होता है वो। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम, मीन्स किसी के अंडर में नहीं रहेगा वो उसके पास में खुद का डिसीजन पावर रहेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रहेगा। ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, मीन्स वो फ्लेक्सिबल रहेगा अपने वर्क को करने में। तो गवर्नमेंट एमएसएमई जो है, शेड्यूल स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई जो है वो बहुत सारे स्कीम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट इट कैन प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स। अटल इनोवेशन मिशन फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये हम लोगों ने देखा अभी। स्टैंड अप इंडिया फॉर वुमेन्स ST SC, ये सब हम लोगों ने अभी देख चुका है पिछला। So let us discuss unit number 5, that is green skill. In unit number 5, there are total 3 sessions, that is sustainable development, challenges in sustainable development, overcome challenges in sustainable development. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग किसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, हम लोग उसको अचीव करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं अपने नेशन का, ये सब हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे इस यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग आने वाले फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हैं सो दैट दे कैन यूज द रिसोर्स इफेक्टिवली, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, मीन्स ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं विदाउट कॉम्पनसेशन और विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्स, ताकि आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है या जो आगे फ्यूचर है उसको यूज कर सके सेम रिसोर्सेज को, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग द नीड ऑफ अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल का मतलब क्या हो रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर नीड, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को स्टोर करके रख रहे हैं, उसको सेव करके रख रहे हैं सो दैट द फ्यूचर कैन ऑल्सो यूज द रिसोर्स इन द सेम मैनर, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, तो उस नेचुरल रिसोर्स को सेव करने के लिए वर्ल्ड वाइड हमारे पास में एक फोरम क्रिएट किया गया है, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम। ठीक है, इसका एक प्रॉपर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप लोग टाइप करेंगे गूगल में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया ही उसको फॉलो करेंगे, अमेरिका जो उसको फॉलो नहीं करेगा, या अदर कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा ये जो गोल है वो वर्ल्ड वाइड गोल है ये। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलबींग और क्वालिटी और लाइफ विदाउट हैविंग द रिस्क ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो मेन एम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो ये है कि मैक्सिमाइज करें हम लोग ह्यूमन के वेलबींग को, मीन्स ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज या विदाउट वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज का बात कर रहे हैं, मैनमेड रिसोर्सेज का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना गोल्स है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके कितने टारगेट्स हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, इंडिया का क्या रैंकिंग है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हो जाते हैं इस यूनिट से। सो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देयर आर नंबर ऑफ टारगेट्स। तो कितने टारगेट्स हैं यहाँ पर, 169 टारगेट्स आर देयर अंडर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये किसने डिफाइन किया है, यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट्स कम इनटू इफेक्ट ऑन
1 जनवरी 2016। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कब इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 2016 में ये एग्जिस्टेंस में आया ये। तो इन ईयर 2020 इंडिया का रैंक क्या था? आउट ऑफ 169, आउट ऑफ 165 कंट्रीज में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं यहाँ पर? 165 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, 165 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। आउट ऑफ 165 कंट्रीज इंडिया का रैंक क्या था? 2020 में 117th रैंक था ये। ठीक है, और 2021 में 120th रैंक हो गया, 2022 में 121th रैंक हो गया ये। ठीक है, आउट ऑफ 163 कंट्री, क्योंकि 2022 में कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर अपने नाम को रिमूव कर लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो यहाँ पर इन ईयर टू 2023 इंडिया रैंक क्या था? 112th रैंक था आउट ऑफ 166 कंट्री। ठीक है, तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं और अपने रैंक को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कंपेरेटिव टू 2020। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग का रैंक क्या था? 2020 में 117th रैंक था, 2023 में हम लोग 112th रैंक में आ गए आउट ऑफ 166 कंट्री। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन सितंबर 2015 द जनरल असेंबली अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, और इसका एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका टारगेट को फिक्स किया गया कि 2030 तक के वर्ल्ड वाइड जो है हम लोग इतने गोल्स को अचीव कर लेंगे। जितने भी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 166 कंट्रीज ने, उसने ये एग्री किया कि हम लोग जितने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे कब तक के? 2030 तक के। ठीक है, विद द प्रिंसिपल नो वन लिविंग बिहाइंड, मींस वर्ल्ड वाइड हम लोग पूरा इसको अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि ये कोई भी ऐसा कंट्री ना हो वो जो पीछे छूट जाए। मींस होलिस्टिक अप्रोच हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टोटल 17 यहाँ पर गोल्स हैं, इसको आपको याद करके ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ देम इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्थ, तो चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है? ऐसे करके आप लोग के पास में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो चौथा कौन सा है? क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industrial innovation in communities, reduce inequalities, sustainable development, cities and community। ये सारे क्या है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इसी सीक्वेंस में आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है दोनों साल में, पिछले पुराने दोनों साल में, 2023 में भी 24 में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं कि विच ऑफ देम इज सिक्स्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो छठवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है हमारा? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। विच ऑफ देम इज 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? लाइफ बिलो वाटर। 5 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है यहाँ पर? 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल: पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, partnership, planet. These are the 5 pillars of sustainable development goal. People means किसके लिए कर रहे हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? पीपल के लिए, ताकि पीपल का लाइवलीहुड अच्छा हो सके, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, वर्ल्ड वाइड पीस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, प्लेनेट के लिए। हमारा हम लोग ये सब किसके लिए कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो मेनली अर्थ के लिए किया गया है, ताकि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें और फ्यूचर में हम लोग उसको सेव करके रख सकें। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, वो देखते हैं हम लोग सेशन नंबर 2 में। लैक ऑफ लीडरशिप एंड को ओरिएंटेड पार्टनरशिप, मीन्स यहाँ पर कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। सोशल इन्यूलेशन, सोशल इंक्लूजन, अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स, फाइनेंस एंड बजटिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मॉनिटरिंग एंड ओनरशिप, डेटा फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस, मीन्स हम लोग कैसे प्रोग्रेस को हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं ताकि हम लोग ये जान सके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग हर एक चैलेंजेस को। तो हमारा रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में? हम लोग गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करें, मीन्स जितने भी हमारे जो
उसी को कंज्यूम करें, वेलबींग को हम लोग अच्छे से रहें, ठीक है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ना हो, नंबर ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबली हम लोग कंज्यूम करें नेचुरल रिसोर्सेज को, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जेंडर के बेसिस में या डिसेबिलिटीज के बेसिस में या ओरिजन के बेसिस में हम लोग उसको इनइक्वालिटी को प्रमोट ना करें, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर को हम लोग कंज्यूम करें, गुड क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग अक्वायर करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने खत्म कर लिया है टोटल 5th यूनिट को, और टोटल 5 यूनिट को हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। 5 यूनिट का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा है, क्योंकि हर यूनिट में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है यहाँ पर हर यूनिट को। हम लोगों ने ऊपर ऊपर से बस देखा है, उसका एक ओवरव्यू लिया है कि यूनिट में क्या है, ताकि हम लोग वहाँ पर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन लगा के, अपना नॉलेज लगा के हम लोग वहाँ पर मार्क्स को अचीव कर सके। अब जो मैक्सिमम जो है पार्ट बी होल्ड करता है, दैट इज 40 मार्क्स, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी हैव कंक्लूडेड पार्ट ए। 5 यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। सो आई थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with your friends. Share the link of the channel with your friends so that they can be also get more informative knowledge about AI, artificial intelligence, and can get maximum marks in AI. Thank you.